जय हिंद बच्चों। आज हम अपनी 12th क्लास की जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर था, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि मानव भूगोल की परिभाषा, इसके जनक कौन है, मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं और इनके जो भूगोलवेताओं द्वारा परिभाषाएं दी गई थी उनका हमने अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। और आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं, यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा मानव भूगोल को देखने के नज़रिए, अलग अलग नज़रिए के बारे में हमें चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है मानव भूगोल की जो मुख्य विचारधाराएं हैं। तो कितनी विचारधाराएं? मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं हैं। पहली होगी नीतिवाद, ये जो एलन सैंपल थे अमेरिका के भूगोलवेत्ता, उन्होंने दी थी नीतिवाद, फिर संभववाद और फिर नवनीतिवाद। तो नीतिवाद क्या है? नीतिवाद में क्या होता है? मनुष्य का जो होता है वो प्राकृतिकरण हो जाता है और इसके बाद की जो घटनाएं हैं वो होती है संभववाद में, यानी कि मनुष्य जो है वो क्या करता है प्रकृति को अपने अधीन कर लेता है। फिर आती है जो नवनीतिवाद है, उसमें क्या होता है, जहाँ तक प्रकृति छूट दे मनुष्य क्या करता है वहाँ तक उसको परिवर्तित करता है, और जब प्रकृति उसे जो अपने छूट देना वो क्या करती है, रोक देती है, तो क्या करता है मनुष्य इस एकदम से रुक जाता है। इसे बोलते हैं रुको और जाओ। नीतिवाद को अपन निश्चयवाद भी बोल सकते हैं। यह विचारधारा मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक है, यानी कि ये क्या है, मनुष्य के जो शुरू की विचारधारा है उनमें से एक है। इसके अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया गया है जो आदिम था, यानी कि जो कह सकते हैं मनुष्य जब से उसे प्रकृति का नॉलेज नहीं था, जंगली था, तब से लेकर के उसे जो समय उसे क्या बोला गया है, नीतिवाद। उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार डाल लिया क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। उसमें क्या है, वो मनुष्य जो है उसने प्रकृति के आगे हार मान करके खुद को क्या कर लिया, उसके अनुकूल है चेंज कर लिया, क्योंकि वो जो प्रकृति को वो चेंज नहीं कर सकता था। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आती तो वो उसे उस देवी आपदा समझ करके वो उसे स्वीकार कर लेता। सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं थी, उसको वो जो दैवीय प्रकोप मान करके उसकी पूजा करता। उस वक्त क्या था, मनुष्य प्रकृति का पूजक था, यानी कि प्रकृति की पूजा करता था, उसे देवी के स्वरूप मानता था। उसके कारण क्या थे? क्योंकि उस वक्त प्रौद्योगिकी का जो स्तर था वो क्या था, निम्न था, और मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था, यानी मनुष्य क्या था, प्रकृति पूजक था। और मानव प्रकृति पर निर्भर था, वह किसी भी प्रकार से पृथ्वी को प्रभावित या प्रकृति को प्रभावित नहीं कर सकता था, यानी कि वो क्या था, प्रकृति का पूजक था, उसी के ऊपर निर्भर था। तो वो प्रकृति की देवी स्वरूप या देवता स्वरूप पूजा करता था, वो प्रकृति को प्रभावित नहीं कर सकता था। अब बात करते हैं मानव का प्रकृतिकरण, यानी निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव का प्रकृतिकरण कहा गया है। इस स्थिति के अंदर मानव ने प्रकृति के अनुसार है जो जीना सीख लिया, यानी कि वो उसी स्वरूप में ढल गया जिस स्वरूप में प्रकृति थी। फिर जो इससे बाद की जो विचारधारा है वो है संभववाद। इस विचारधारा के समर्थक थे वो विडाल डी लाप्लास थे। यह विचारधारा निश्चयवाद के आगे की स्थिति का वर्णन करती है, जब मनुष्य का विकास हुआ और वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा, यानी कि मनुष्य की जो समझ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और वह प्रकृति के जो नियम है उनको समझने लगा। उसे क्या बोला गया है, संभववाद। प्रकृति के नियमों को समझने के बाद मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू किया और अपने अनुसार प्रकृति को डालना शुरू किया, यानी कि प्रकृति के जो नियम थे उनको समझने के बाद मनुष्य ने क्या किया, उसे अपने ओर ढालना शुरू कर दिया। जैसे उसने सिंचाई के लिए छोटे बांध बनाने शुरू कर दिए, तो उससे क्या होता, सूखे के वक्त पानी ले सके। इस प्रकार उसने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहने लगा। पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों का प्रयोग करना सीख गया। जो पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन थे उनका उपयोग उसने
करना सीख लिया। इसे क्या बोला गया है? संभववाद। इसमें क्या हुआ? प्रकृति का मानवीकरण हो गया। उसने पहले तो क्या था, निश्चयवाद में प्रकृति के अनुसार ढल गया, और जो संभववाद है उसमें उसने क्या किया? प्रकृति का मानवीकरण शुरू कर दिया, यानी प्रकृति को अपने अनुसार डालना शुरू कर दिया। प्रकृति का मानवीकरण उसी स्थिति को कहा गया है जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति को प्रभावित करने लगा। नीतिवादी विचारधारा में जहां मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रह रहा था, अब उसे पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तित करना उसने सीख लिया। इसे प्रकृति का मानवीकरण कहा गया है। नीतिवाद यानी नियति या निश्चयवाद विचारधारा में जहां मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रह रहा था, यानी कि मनुष्य का जो क्या था, प्रकृतिकरण हो रखा था, अब उसने क्या किया? पृथ्वी को अपने अनुसार चेंज कर लिया या चेंज करना सीख गया। तो इसे प्रकृति का क्या है? मानवीकरण कहा गया है। इन दोनों परिघटनाओं के बाद के जो विचारधारा है वो है नव निश्चयवाद, यानी इन दोनों के बीच का रास्ता। यह निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। बीच का रास्ता कैसे है? कि जहां तक प्रकृति उसे छूट देती है तो वो क्या कर देता है? उसे चेंज करने लगता है। ये क्या होगा? संभववाद। जब प्रकृति छूट देना बंद कर दे या रूल में जो ढील वो देनी बंद कर दे तो क्या होता है? काम रुक जाता है, और उसे क्या बोलते हैं? पहले वाली स्थिति निश्चयवाद में आ जाता है वो, क्योंकि वो क्या हो गया? प्रकृति की मारनी पड़ रही है भाई, अपन उसे चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया? निश्चयवाद। और फिर वो छूट दे और अपन प्रकृति को अपने अनुसार चेंज करें तो वो क्या हो गया? संभववाद। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जहां तक प्रकृति हमें छूट देती है हम वहीं तक उसे चेंज कर सकते हैं, और जब प्रकृति अपने जो ढील है वो देना बंद कर दे तो रुकना पड़ता है, और फिर से अगर हमें ढील मिले तो क्या है? अपन उसे चेंज करते हैं। तो रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। रुको और जाओ क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकृति जो है वो ट्रैफिक सिग्नल की तरह, जब रेड बत्ती देती है तो क्या करना पड़ता है? अपने रुकना पड़ता है, जैसे अभी कोरोना आ रखा है। और जब ग्रीन सिग्नल होता है तो क्या होता है? अपने जा सकते हैं, यानी उसे अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। और येलो सिग्नल हो यानी पीली बत्ती दिखाई दे तो जा तो सकते हैं, लेकिन सावधानी से। तो तीनों विचारधाराओं को ऐसे भी देख सकते हैं कि पहली क्या थी? निश्चयवाद। उसमें क्या था? रेड बत्ती, यानी अपन उसे चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी विचारधारा में क्या हो गया? उसमें ग्रीन सिग्नल यानी कि अपन सीधे जा सकते हैं, उसे बोल दिया संभववाद। तीसरी क्या होगी? नव निश्चयवाद, यानी येलो सिग्नल। इसमें क्या है कि हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन जहां तक प्रकृति हमें छूट दे रही है वहीं तक अपने जा सकते हैं। इसके अनुसार ना तो मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है और ना ही पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। मानव केवल प्रकृति के नियमों को समझकर पृथ्वी को अपने रहने अनुसार बना सकता है। क्या है? मानव केवल प्रकृति के नियमों को समझकर पृथ्वी को अपने अनुसार बना सकता है। यह विचारधारा ना तो निश्चयवाद की तरह पूर्ण रूप से प्रकृति को मनुष्य के ऊपर दिखाती है, न ही संभववाद की तरह मानव को प्रकृति के ऊपर दिखाती है। यह इन दोनों के बीच का रास्ता दर्शाती है। न तो निश्चयवाद की तरह यह पूर्ण रूप से क्या है? मानव का प्राकृतिकरण करती है, और न ही संभववाद की तरह प्रकृति का मानवीकरण करती है। यह तो क्या है? सिर्फ इन दोनों के बीच का रास्ता है वो दर्शाती है। धन्यवाद। बाकी अपन जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो इसकी जो चैप्टर कुछ भाग शेष रह गए। तब तक के लिए अलविदा।